हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। हम लोग सेशन कोर्ट के समक्ष ट्रायल देख रहे थे, विचारण प्रक्रिया देख रहे थे, उसका ये सेकंड पार्ट है। देखिए, हेडिंग डाल लीजिए, सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट द्वारा दंडादेश के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने का अवसर न दिया जाना। कि कब अवसर नहीं मिलता है, कब नहीं सुनता है। जब सत्र न्यायालय दंडादेश के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने का अवसर प्रदान नहीं करता है, तब अपील होने पर अपीलीय न्यायालय धारा 335 की उपधारा 2 के अंतर्गत दंडादेश के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने का अवसर प्रदान करने के लिए मुकदमे को सेशन कोर्ट को वापस लौटा देता है, लेकिन न्यूनतम दंडादेश दिए जाने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय को मुकदमा पुनः सेशन न्यायालय को भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। दंड के प्रश्न पर न सुनने के प्रश्न पर त्रिलोकी सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का मामला महत्वपूर्ण है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है। चलिए, इसका सिद्धांत देखने से पहले एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाए। जब सत्र न्यायालय दंडादेश के प्रश्न पर सेशन कोर्ट दंडादेश के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने का अवसर नहीं प्रदान करता है, तब अपील होने पर अपीलीय न्यायालय सेक्शन 335 की उपधा सब क्लॉज 2 के अंतर्गत दंडादेश के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने का अवसर प्रदान करने के लिए मुकदमे को सेशन कोर्ट को वापस लौटा देता है, लेकिन न्यूनतम दंड दिए जाने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय को मुकदमा पुनः सेशन कोर्ट को भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। दंड के प्रश्न पर न सुनने के प्रश्न पर एक केस है, ये है, लिख लीजिए, त्रिलोकी सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का मामला। त्रिलोकी सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का मामला महत्वपूर्ण है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। देखिए, पहला देखिए, यदि न्यायालय दंडादेश के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने का अवसर नहीं प्रदान करता है, यदि न्यायालय दंडादेश के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने का अवसर नहीं प्रदान करता है, तो दोष सिद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुनवाई का अवसर दोष सिद्धि के प्रश्न पर नहीं दिया जाता है, अपितु दंडादेश के प्रश्न पर दिया जाता है। इतना समझ, क्योंकि सुनवाई का अवसर दोष सिद्धि के प्रश्न पर नहीं दिया जाता है, अपितु दंडादेश के प्रश्न पर दिया जाता है। दंडादेश के प्रश्न पर दिया जाता है जहां व्यक्ति को न्यूनतम दंडादेश दिया गया है, वहां अभियुक्त को दंडादेश के प्रश्न पर सुनना आवश्यक नहीं है। दंडादेश के प्रश्न पर जब विचारण न्यायालय ने दंडादेश के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने का अवसर नहीं प्रदान किया है, जब विचारण न्यायालय ने दंडादेश के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने का अवसर नहीं प्रदान किया है, तब अपीलीय न्यायालय को मुकदमा विचारण न्यायालय को पुनः लौटाना आवश्यक नहीं है। अपीलीय न्यायालय को अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुनकर दंडादेश पारित कर देना चाहिए। देखिए, हम बार बार इसीलिए रिपीट करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, अभी नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण, जो 238 से 250 तक में दिया गया है, और मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामले की प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए, इसका पहले देख लेते हैं थोड़ा ड्राफ्ट में। देखिए, पुलिस रिपोर्ट 238, 243, 248 और कंप्लेंट के आधार पर होता है 244 और 248। देखिए, इतनी तो ये हेडिंग आप डाल लीजिए। पहले मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामले का विचारण 238 से 250, मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामले की प्रक्रिया। देखिए, इसका आंसर कैसे लिखना है, कौन कौन से सेक्शन मिला के इसमें लिखने हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2X वारंट मामले को परिभाषित करती है, ये आपको पता है। धारा 2X सेक्शन 2X के अकॉर्डिंग वारंट मामले से तात्पर्य ऐसे मामले से है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। ये आपको क्लियर है। देखिए, सेक्शन 2X के प्रावधान से स्पष्ट है कि वारंट मामले अपेक्षाकृत गंभीर मामलों से संबंधित मामला है।
वारंट मामले के गंभीरतम प्रकरण धारा 209 के तहत सत्र न्यायालय को विचारण के लिए सुपुर्द यानी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। शेष वारंट मामले सक्षम दंडाधिकारी के द्वारा संहिता के अध्याय 19-19 में प्रावधानित प्रक्रिया के अनुसार विचारित किए जाते हैं। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। सेक्शन 2X के प्रावधान से स्पष्ट है कि वारंट मामले अपेक्षाकृत गंभीर मामलों से संबंधित मामले हैं। वारंट मामलों के सभी गंभीरतम प्रकरण धारा 209 के तहत सत्र न्यायालय को विचारण के लिए सुपुर्द यानी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। शेष वारंट मामले सक्षम दंडाधिकारी के द्वारा संहिता के अध्याय 19-19 में प्रावधानित प्रक्रिया के अनुसार विचारित किए जाते हैं। वारंट मामले भी दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पहला होता है पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले होते हैं। दूसरा होता है पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामले अर्थात परिवाद पर संस्थित वारंट मामले। तो देखिए, पहले हेडिंग डाल लीजिए, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले। देखिए, जब पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले में अभियुक्त विचारण के प्रारंभ में मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान करेगा कि उसने धारा 207 के अनुबंधों का पालन कर लिया है। धारा 238 ये कहती है, धारा 238 CRPC की इसी बात को कहती है। देखिए नेक्स्ट, इसमें धारा 207 के अनुसार मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, धारा 167 के अधीन अभियुक्त की संस्वीकृति या कथन या अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के कथन की प्रतिलिपियों को उपलब्ध कराएं, जिससे अभियुक्त अभियोजन को समझ सके तथा अपनी प्रतिरक्षा कर सके। एक बार फिर से इसको देखिए, धारा 207 के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है, लायबिलिटी है कि वह अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, धारा 167 के अधीन अभियुक्त की संस्वीकृति या कथन या अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के कथन की प्रतिलिपियों को उपलब्ध कराए, जिससे अभियुक्त अभियोजन को समझ सके तथा अपनी प्रतिरक्षा कर सके। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए, उपरोक्त प्रतिलिपियों के दिए जाने के बारे में अपना समाधान कर लेने पर ये सब हो जाता है। 167 के अधीन अभियुक्त की संस्वीकृति या कथन या अभियोजन पर साक्ष्य के कथन की प्रतिलिपियों को उपलब्ध कराया जाता है, हो जाता है सब कुछ। तो उपरोक्त प्रतिलिपियों के दिए जाने के बारे में अपना समाधान कर लेने के पश्चात मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजी गई दस्तावेज पर विचार करेगा, अभियुक्त को यथा आवश्यक परीक्षा करेगा, दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देगा। इस सब बातों पर विचार करने के पश्चात यदि मजिस्ट्रेट समझता है कि अभियुक्त पर लगाया गया आरोप निराधार है, कोई उसका आधार नहीं बनता है, निराधार है, तो वह उसे उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करेगा। ये धारा 239 कहती है, CRPC की धारा 239 इस बात को कहती है। देखिए, अभिलिखित करेगा 239। यदि उपरोक्त बातों का विचार करने के पश्चात मजिस्ट्रेट की यह राय है कि नंबर 1 देखिए, पहला पॉइंट, ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है। अगर वो नहीं किया है तो उसे अभिलिखित करेगा और उन्मोचित कर देगा, लेकिन अगर किया है तो इसमें ये कह रहा है ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो वह उस अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम है, वह उस मामले में पर्याप्त दंड दे सकता है। देखिए,
तो अभियुक्त के विरुद्ध लिखित रूप में आरोप विरचित करेगा। तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध लिखित में आरोप विरचित करेगा यानी लिखेगा। वह आरोप को अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगाया गया है उसे स्वीकार करते हो या विचारण करने किए जाने के लिए दावा करते हो। मजिस्ट्रेट अभियुक्त से के विरुद्ध लिखित आरोप विरचित करेगा। वह आरोप को अभियुक्त को पढ़कर सुनाएगा, समझाएगा, उससे पूछेगा कि तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगाया गया है उसे स्वीकार करते हो या विचारण किए जाने का दावा करते हो। ये धारा 240 सीआरपीसी की इसी बात को कह रही है। देखिए हम सीक्वेंस वाई इसीलिए करा रहे हैं कि सारे लास्ट वाले भी सेक्शंस को आगे ऐड करके आंसर को बना के आपको लिखा रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, समझ में आए कौन से क्वेश्चन कहाँ पे कैसे किसके बाद क्या डालना है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है, यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो मजिस्ट्रेट इसके अभिवाक को लेखबद्ध करेगा। वो जो बोल रहा है उसको लेखबद्ध करेगा और उसी के आधार पर स्वाविवेकानुसार दोष सिद्ध कर सकेगा। स्वाविवेकानुसार दोष सिद्ध कर सकेगा। धारा 241 इस बात को कह रही है। फिर देखिए, यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन नहीं करता है या अभिवचन करने से इनकार करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है या मजिस्ट्रेट अभियुक्त को धारा 241 के अधीन दोष सिद्ध नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट अभियोजन के साक्ष्यों की परीक्षा के लिए तारीख नियत करेगा। ऐसी नियत तारीख पर मजिस्ट्रेट सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाता है या धारा 242 कह रही है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, अभियोजन के साक्ष्यों की परीक्षा की समाप्ति के पश्चात। अभियोजन के साक्ष्यों की परीक्षा जब हो जाती है समाप्ति के बाद मजिस्ट्रेट अभियुक्त से भी परीक्षा करेगा कि वह अपनी प्रतिरक्षा प्रारंभ करे और अपने समर्थन में अपने साक्ष्य को पेश करे। यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है तो मजिस्ट्रेट उसे अभिलिखित रिकॉर्ड में फाइल करेगा। यदि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा प्रारंभ करने के पश्चात आवेदन करता है कि उसके साक्ष्यों के नाम भेजे जाएं तो मजिस्ट्रेट उसके साक्ष्यों के नाम समन जारी करेगा कि वे निश्चित तारीख व समय पर साक्ष्य देने के लिए उपस्थित हों तथा अपेक्षित दस्तावेज को पेश करे। किंतु मजिस्ट्रेट साक्षी को समन तब जारी नहीं करेगा जब उसको लगता है कि अभियुक्त मुकदमे में विलंब करने या किसी को तंग करने या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के लिए समन करना चाहता है। ये धारा 243 कहती है। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आपको हो सकता है। अभियोजन के साक्ष्यों की परीक्षा की समाप्ति के पश्चात मजिस्ट्रेट अभियुक्त से भी परीक्षा करेगा कि वह अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे और अपने डिफेंस में कहे और अपने समर्थन में अपने साक्ष्य को पेश करे। यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है तो मजिस्ट्रेट उसे अभिलेख रिकॉर्ड में फाइल करेगा। यदि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा प्रारंभ करने के पश्चात आवेदन करता है कि उसके साक्षियों के नाम समन भेजे जाएं तो मजिस्ट्रेट उसके साक्षियों के नाम समन जारी करेगा कि वे निश्चित तारीख व समय पर साक्ष्य देने के लिए उपस्थित हों तथा अपेक्षित दस्तावेज जो दस्तावेजें हैं को पेश करें। किंतु मजिस्ट्रेट साक्षी को समन तब जारी नहीं करेगा जब उसको लगता है कि अभियुक्त मुकदमे में विलंब करने या किसी को तंग करने या न्याय के उद्देश्य को विफल करने के लिए समन करना चाहा है। धारा 243 इस बात को कहती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अभियोजन इतना होने के बाद अभियोजन और अभियुक्त की ओर से पेश किए गए साक्ष्य अभियोजन और अभियुक्त की ओर से पेश किए गए साक्ष्य की समाप्ति पर दोनों पक्षकारों की धारा 314 के अनुसार बहस सुनी जाएगी और यदि मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है तो वह दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा। यदि इसके विपरीत यदि मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर
पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है और वह धारा 325 और 360 के अंतर्गत कार्यवाही नहीं करता है तो अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुनेगा और दंडादेश को पारित करेगा। देखिए इसमें केस है, नोट कर लीजिए इसको। बर्न स्टैंडर्ड कंपनी वर्सेस भरत सिंह 1951 सुप्रीम कोर्ट का। फिर से देखिए लिख लीजिए इसको, आप लोग बोल रहे हैं बर्न स्टैंडर्ड कंपनी वर्सेस भारत संघ 1951 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारण किया कि जिस दिन दोष सिद्धि का आरोप पारित किया जाता है उसी दिन दंडादेश का आदेश पारित करना अविधिमान्य होगा, नहीं उसी दिन किया जा सकता है। फिर से देखिए बर्न स्टैंडर्ड कंपनी वर्सेस भारत संघ 1951 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने धारण किया कि जिस दिन दोष सिद्धि का आरोप पारित किया जाता है उसी दिन दंडादेश का आदेश पारित करना अविधिमान्य होगा। और एक केस देखिए, लिख लीजिए मलकियत सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1951 सुप्रीम कोर्ट। मलकियत सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1951 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुनना आज्ञापक है। यदि अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुने बिना दंडादेश पारित किया जाता है तो ऐसा दंडादेश अविधिमान्य होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले यानी परिवाद के आधार पर। पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले 244 से 248 यानी परिवाद के आधार पर। पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट मामले के विचारण की प्रक्रिया धारा 244 से धारा 248 में किया गया है। फिर से देखिए, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट मामले के विचारण की प्रक्रिया धारा 244 से 248 में किया गया है। जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किसी वारंट मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तब मजिस्ट्रेट अभियोजन पक्ष की सुनवाई करेगा तथा जो भी अपने समर्थन में साक्ष्य देगा मजिस्ट्रेट उस साक्ष्य को ग्रहण करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि अभियोजन पक्ष साक्षियों को न्यायालय में हाजिर होने या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए समन जारी करने का आवेदन जारी करता है तो मजिस्ट्रेट आवेदन स्वीकार कर समन जारी कर सकता है। धारा 244। एक बार फिर से देखिए इसको, यदि अभियोजन पक्ष साक्षियों को न्यायालय में हाजिर होने या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए समन जारी करने का आवेदन जारी कर देता है तो मजिस्ट्रेट आवेदन स्वीकार कर समन जारी कर सकता है या सीआरपीसी की सेक्शन 244 कह रही है 244। अभियोजन पक्ष की ओर से, नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लीजिए, अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए सब साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि साक्ष्य स्वीकार किए जाने चाहिए अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है तो यह अभियुक्त को कारण अभिलिखित करते हुए उन्मोचित कर सकता है। धारा 245 कह रही है। फिर से देख लीजिए ये वाला, अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए सब साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि साक्ष्य स्वीकार किए जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है तो वह अभियुक्त को कारण अभिलिखित करते हुए उन्मोचित कर सकता है। धारा 245। देखिए, यदि अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता है, अगर कारण अभिलिखित करते हुए उसे उन्मोचित कर देगा कुछ नहीं लगता है तो, लेकिन यदि अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया गया है और मजिस्ट्रेट की यह राय है कि, पहला पॉइंट, अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन विचारणीय अपराध किया है, बी पॉइंट, वह ऐसे अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम है
वह ऐसे अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम है। देखिए, वह इस मामले में पर्याप्त दंड दे सकता है, तो वह इस मामले में पर्याप्त दंड दे सकता है तो वह मजिस्ट्रेट के विरुद्ध लिखित रूप में आरोप को पढ़कर सुनाएगा, समझाएगा और पूछेगा कि वह आरोप का दोषी होना स्वीकार करता है या विचारण का दावा करता है। वह दोषी होना स्वीकार करता है या विचारण का दावा करता है, ये उससे पूछेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए उसी के आगे का, यदि अभियुक्त आरोप का दोषी होना स्वीकार करता है तो मजिस्ट्रेट उसके कथन को लिखेगा और यदि उचित समझे तो कथन के आधार पर दोष सिद्ध कर सकता है। लेकिन यदि अभियुक्त अपराध स्वीकार नहीं करता है या विचारण करने के लिए कहता है या अपराध स्वीकार करने पर भी उसको दंडित नहीं किया जाता है, क्या उन साक्षियों में से जिनकी परीक्षा हो चुकी है किसकी प्रतिरक्षा करना चाहता है। एक बार फिर से देखिए, यदि अभियुक्त अपराध स्वीकार नहीं करता है या विचारण करने के लिए कहता है या अपराध स्वीकार करने पर भी उसको दंडित नहीं किया जाता है, क्या उन साक्षियों में से जिनकी परीक्षा हो चुकी है इसकी प्रतिरक्षा करना चाहता है। यदि अभियुक्त पहले पेश किए गए सब या कुछ साक्षियों को प्रतिरक्षा के लिए बुलाना चाहता है तो उन्हें बुलाया जाएगा। यदि अभियुक्त पहले पेश किए गए सब या कुछ साक्षियों को प्रतिरक्षा के लिए बुलाना चाहता है तो उन्हें बुलाया जाएगा और प्रतिरक्षा और पुनः परीक्षा के पश्चात उन्हें उन्मोचित कर दिया जाएगा। इसके पश्चात अभियोजन पक्ष की ओर से शेष साक्षियों का साक्ष्य लिया जाएगा। धारा 246 इस बात को कहती है। इसके पश्चात मजिस्ट्रेट अभियुक्त से भी अपेक्षा करेगा कि वह अपनी प्रतिरक्षा प्रारंभ करे और अपने समर्थन में साक्ष्य को पेश करे। यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है तो मजिस्ट्रेट उसे अभिलेख में फाइल करेगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यदि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा अपनी डिफेंस प्रारंभ करने के पश्चात आवेदन करता है कि उनके साक्षियों के नाम समन भेजे जाएं, तो मजिस्ट्रेट उनके साक्षियों के नाम समन जारी करेगा कि वे निश्चित तारीख और समय पर साक्ष्य देने के लिए उपस्थित हों तथा अपेक्षित दस्तावेज को पेश करें। किंतु मजिस्ट्रेट साक्षी को समन तब जारी नहीं करेगा जब उसको लगता है कि अभियुक्त मुकदमे में विलंब करने या किसी को तंग करने या न्यायालय के उद्देश्यों को विफल करने के लिए समन करना चाहता है। धारा 247। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभियोजन और अभियुक्त की ओर से पेश किए गए साक्ष्य की समाप्ति पर अभियोजन और अभियुक्त की ओर से पेश किए गए साक्ष्य की समाप्ति पर दोनों पक्षकारों की धारा 314 के अनुसार बहस सुनी जाएगी। धारा 314 के अनुसार बहस सुनी जाएगी। यदि अभियोजन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है तो वह दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा। इसके विपरीत यदि मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है तो वह धारा 325 और धारा 360 के अंतर्गत कार्यवाही नहीं करता है। वहां अभियुक्त दंड के प्रश्न पर सुनेगा, तत्पश्चात दंडादेश को पारित करेगा। देखिए इसमें भी यही केस है। बर्न स्टैंडर्ड कंपनी वर्सेस भारत संघ 1951 का सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारण किया
कि जिस दिन दोष सिद्ध का आदेश पारित किया जाता है उसी दिन दंडादेश पारित करना विधि मान्य होगा। और नेक्स्ट केस था मलकियत सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1951 सुप्रीम कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धारण किया कि दंडादेश पारित करने के पूर्व अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुनना आज्ञापक है, अतः दंडादेश के प्रश्न पर सुने बिना पारित दंडादेश अविधि मान्य होगा। यानी पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामले की प्रक्रिया में पुलिस रिपोर्ट में भी इसी केस को लगाया गया था और परिवाद में भी इसी को केस को लगाया गया। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑडियो में हम लोग बात करेंगे समन मामले की विचारण प्रक्रिया क्या होगी। अभी तो हम लोग मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामले की विचारण प्रक्रिया देख रहे थे, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ऑडियो में समन मामले की विचारण प्रक्रिया। अगर आप लोगों को ऑडियो पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिए, उसको बताया जाएगा आपको। और हाँ, एक सूचना और है आप लोगों के लिए कि अब आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट होगा। उसमें 10 और 10 क्वेश्चंस होंगे, उसके आंसर क्या कहते हैं आपको लिखने होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को 10 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उसके आंसर आपको सारे ऑडियो वीडियो को देख के लिखना है। ऑडियो वीडियो को देख के लिखना है, उसको लर्न करना है, आपको पूरा याद करना है। 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा आप लोगों को, पूरा आप लोग कंप्लीट करिए। फिर एक दिन टेस्ट होगा, उसके टर्म और कंडीशन जिस दिन टेस्ट होगा उसी दिन आपको बताया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू गाइस।